Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 25th January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. First question is insertion of needle into the pleural cavity is known as। अगर आप किसी क्लाइंट के प्लूरल कैविटी के अंदर निडल इंसर्ट करते हुए कोई प्रोसीजर करते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे? एंडोस्कोपी, पैरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस, एविसरेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लूरल कैविटी होती कहाँ है। ये मान लीजिए किसी पेशेंट का ट्रेकिया है और ये पेशेंट के लंग्स हैं, यानी उसके फेफड़े हैं। अब इन लंग्स के चारों तरफ एक और लेयर पाई जाती है जो कि लंग्स को चेस्ट वॉल से अलग करने का काम करती है। लंग्स के चारों तरफ एक और लेयर पाई जाती है जो कि इसे चेस्ट कैविटी से, चेस्ट वॉल से अलग करती है। अब यहाँ पर देखिएगा, लंग्स और इस लेयर के बीच में जो स्पेस है इसे आप प्लूरल कैविटी कहते हैं। ये स्पेस जो आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसे येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। लंग्स और इस वॉल के बीच में ये जो येलो कलर से फिल्ड स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है इसे आप प्लूरल कैविटी कहते हैं। अगर इस प्लूरल कैविटी के अंदर आप निडल इंसर्ट करके कोई प्रोसीजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? Yes, the right answer is option C, thoracentesis। मान लीजिए किसी पर्सन के इस प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया। पेशेंट के फेफड़े और मेम्ब्रेन के बीच में खूब सारा ब्लड दोनों लंग्स के अंदर इकट्ठा हो गया किसी एबनॉर्मेलिटी के कारण। अब आपको इस ब्लड को यहाँ पर निडल इंसर्ट करते हुए बाहर निकलना है, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि मान लीजिए इस ब्लड को, यहाँ मौजूद ब्लड को बाहर निकालने के लिए आपने सिरिंज यहाँ पर इंसर्ट की, निडल यहाँ पर इंसर्ट की और इस निडल के अंदर आपने इस ब्लड को इकट्ठा कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो ये जो प्रोसीजर आप कर रहे हैं इसे आप थोरासेंटेसिस कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, अगर किसी क्लाइंट की प्लूरल कैविटी में किसी भी एबनॉर्मेलिटी के कारण ब्लड, एयर, पस या किसी भी एबनॉर्मल सब्सटेंस का कलेक्शन हो जाए और इसे निडल की मदद से एस्पायरेट करके वहां से निकाला जाए तो ये प्रोसीजर थोरासेंटेसिस टेक्निक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में इस टर्म को कई बार पूछा गया है। ये टर्म अलग अलग नामों से पूछी जा सकती है। आपसे थोरासेंटेसिस पूछा जा सकता है या फिर थोरैकोसेंटेसिस कहा जा सकता है इसे, थोरैकोसेंटेसिस, या फिर इसे आप प्लूरल टैप भी कह सकते हैं। प्लूरल टैप ये भी इसी का नाम है। साथ ही साथ इसे कई बार निडल थोरैकोस्टोमी, थोरैकोस्टोमी इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। या फिर इसे एक नाम और लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, निडल डिकम्प्रेशन। निडल डी कंप्रेशन, किसी भी नाम से आपसे ये प्रोसीजर पूछा जा सकता है। मैं इस चीज पर जोर जोर दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अगर आप नॉर्सेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एक बार फिर से देखते हैं, थोरैकोसेंटेसिस, थोरैको सेंटेसिस, प्लूरल टैप, थोरासेंटेसिस, निडल डीकम्प्रेशन, निडल थोरैकोस्टोमी, किसी भी नाम से आपसे ये प्रोसीजर पूछा जा सकता है। रिमेनिंग टर्म्स की भी बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एंडोस्कोपी क्या होता है तो आप बताएंगे हमारे शरीर के किसी भी इंटरनल ऑर्गन को अगर हम बॉडी में एक कैमरा इंसर्ट करके
विजुअलाइज करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो ये प्रोसीजर एंडोस्कोपी है। मान लीजिए क्लाइंट को स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके माउथ से एंडोस्कोप को इंसर्ट किया जाएगा स्टमक तक और फिर अंदर का व्यू लिया जाएगा, तो ये अपर जीआई एंडोस्कोपी कहलाती है। एंडोस्कोपी शरीर के अलग अलग हिस्सों में की जाती है और उसी के हिसाब से इनके नाम भी होते हैं। नेक्स्ट टर्म है पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस प्रोसीजर वह प्रोसीजर है जो कि एसाइटिस वाले पेशेंट्स में किया जाता है। अगर किसी क्लाइंट के पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एब्नॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए, जो कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो उसे निडल इंसर्ट करके रिमूव करना या उस एसाइटिक फ्लूइड का सैंपल लेना पैरासेंटेसिस कहलाता है। हमारे एब्डोमेन एरिया में पेरिटोनियल लेयर पाई जाती है। इस पेरिटोनियल लेयर और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बीच में यदि एब्नॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन को आप एसाइटिस कहते हैं। और एसाइटिस कंडीशन में जो ये फ्लूइड यहाँ फिल हुआ है, इसका सैंपल निडल द्वारा निकालना पैरासेंटेसिस टेक्निक कहलाती है। एविसरेशन के बारे में यदि बात की जाए, तो हमारे शरीर के किसी बॉडी पार्ट का वहां से रिमूव होना एविसरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटनेस ऑफ द पर्प्यूज ऑफ पेनिस इज कॉल्ड। अगर किसी पर्सन की पेनिस की ऊपर वाली स्किन टाइट हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ऑर्काइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, फिमोसिस, बैलेनाइटिस। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। टाइटनेस ऑफ द फोरस्किन ऑफ पेनिस, यस एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड फिमोसिस। इस कंडीशन को हम फिमोसिस टर्म द्वारा डिनोट करते हैं। आइए रिमेनिंग टर्म्स के बारे में भी बात कर लें। सबसे पहले ऑप्शन में ऑर्काइटिस कंडीशन दी गई थी। ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स। अगर किसी पर्सन के टेस्टिस में किसी कारण से इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, तो ये कंडीशन ऑर्काइटिस है। टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन नोन एज ऑर्काइटिस। टेस्टिस में इन्फ्लामेशन का कारण इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। और एक बेसिक चीज आपको पता भी होगी, अगर किसी भी शब्द के पीछे ITIS यानी आइटिस शब्द लग जाता है, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि उस एरिया के अंदर सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर दिया गया है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस Prostatitis is an inflammation of the prostate gland. It can be very painful. अगर किसी मेल पर्सन के अंदर मौजूद प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो ये कंडीशन प्रोस्टेटाइटिस कहलाती है और ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। इस सिचुएशन के अंदर पर्सन का यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, पर्सन यूरिन पास नहीं कर पाता। थर्ड ऑप्शन के अंदर फिमोसिस टर्म दी गई थी। फिमोसिस के बारे में हमने आपको बताया, फिमोसिस इज अ कंडीशन वेयर द foreskin is too tight to pull back over the head of the penis, or we can call it as glans penis। अगर कोई पर्सन पेनिस के हेड पार्ट पर यानी ग्लांस पेनिस के ऊपर, इसके ऊपर से रिवर्ट की गई स्किन को वापस से पुल बैक नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन फिमोसिस है। लास्ट में फिमोसिस से कंफ्यूज करने वाली एक और टर्म है बैलेनाइटिस। बैलेनाइटिस क्या है? इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंस पेनिस, हेड ऑफ द पेनिस। अगर पेनिस के सबसे आगे वाले हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये कंडीशन बैलेनाइटिस के नाम से जानी जाती है। इट कैन ऑल्सो कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। Next question is,
A client is receiving pyridium for a urinary tract infection. The client should be taught that the medication can. अगर किसी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट को आप फिनाजोपायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड नाम की टैबलेट दे रहे हैं, तो इस टैबलेट को देने के साथ ही इस पर्सन को आप क्या सिखाएंगे? ऑप्शंस आर कॉज डायरिया, इस टैबलेट को लेने से आपको डायरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट, चेंज द कलर ऑफ यूरिन, ये टैबलेट यूरिन का कलर बदल सकती है। नेक्स्ट, कॉज मेंटल कंफ्यूजन, इससे मेंटल कंफ्यूजन्स हो सकते हैं। कॉज चेंजेस इन टेस्ट, इससे स्वाद बदल सकता है, मुंह का स्वाद बदल सकता है। फिनाजोपायरिडीन यानी पायरिडियम नाम की टैबलेट इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन कर सकती है? The right answer is option B. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। और ये इसके ट्रीटमेंट के लिए जो पायरिडियम नाम की मेडिसिन दी जाती है, उसकी वजह से यूरिन डिस्कलरेशन हो सकता है, यूरिन का कलर बदल सकता है। इसके अलावा अगर ये पायरिडियम मेडिसिन लंबे समय तक ली जाए तो इससे हमारी स्किन का कलर और आईज के स्क्लेरा पार्ट का कलर येलो हो सकता है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर फिनाजोपायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड नाम की मेडिसिन को आप लेते हैं तो इससे नॉर्मल डोज के साथ में चेंज इन कलर ऑफ यूरिन हो सकता है। और अगर ये मेडिसिन लंबे समय तक ली जाए तो इससे आइस का जो स्क्लेरा पार्ट होता है और स्किन का कलर होता है, दोनों ही येलो कलर के हो सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन के द्वारा ना तो डायरिया होता है, ना ही मेंटल कंफ्यूजन्स होते हैं, ना ही टेस्ट चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bell's palsy is due to the injury of which cranial nerve? इनमें से किस क्रेनियल नर्व में इंजरी होने के कारण बेल्स पैल्सी हो सकती है? ट्राइजेमिनल, फेशियल, ट्रॉक्लियर, हाइपोग्लॉसल। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। अगर किसी पर्सन को सेवेंथ क्रेनियल नर्व जिसे आप फेशियल नर्व के नाम से भी जानते हैं, उसमें इंजरी हो जाए तो ये कंडीशन बेल्स पैल्सी कहलाती है। पैल्सी शब्द को आप सिंपली याद रख सकते हैं पैरालाइसिस से, यानी सेवेंथ क्रेनियल नर्व जो कि फेस में पाई जाती है, अगर उसमें पैरालाइसिस हो जाए तो पर्सन अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस नहीं दे पाएगा, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे पाएगा, फेशियल मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और यही कंडीशन बेल्स पैल्सी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एग्जांपल्स ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शंस आर, इन चारों ऑप्शंस में से आपको इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एग्जाम्पल कौन से हैं ये सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 इज DMPA एंड NETEN। ऑप्शन 2 इज सहेली एंड सेंटोक्रोमेन। ऑप्शन 3 माला D एंड माला N। ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उदाहरण है? अपकमिंग राजस्थान CHO में कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक
फैमिली प्लानिंग टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, DMPA एंड NET-EN। अब इनकी फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा, प्रीवियस एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है। DMPA का फुल फॉर्म होता है डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। Depot medroxyprogesterone acetate is a full form of DMPA। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ NET-EN। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्दिस्टिरॉन एनेंथेट। ये आप नोट कर लीजिएगा, नॉर्दिस्टिरॉन एनेंथेट दोनों ही इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एग्जाम्पल हैं और प्रीवियसली पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसे कहा जाता है? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। यस, जॉन स्नो। जॉन स्नो को हम फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी या मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के फादर यदि आपसे पूछ लें तो आप बताएंगे जॉन स्नो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट या फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे, तो आपका जवाब क्या रहेगा? यस, आप बिल्कुल सही हैं। हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें आप फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, उन्हें ही हम ट्रू फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन विच ईयर? भारत ने अपना पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया था? 1952, 1953, 1954, 1955। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 1952 में भारत ने अपना पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hormone that stimulate release of bile into duodenum is? आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस हार्मोन का नाम सेलेक्ट करना है जिसके द्वारा बाइल का सिक्रीशन ड्यूडेनम में करवाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं एंटेरोगैस्ट्रॉन, ऑप्शन बी कोलेसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन 3 गैस्ट्रीन, ऑप्शन 4 secretin। Which one is the correct option? Yes, exactly. Option 2 is correct here. याद रखिएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसे आप पैंक्रियोजाइम के नाम से भी जानते हैं, नोट कर लीजिएगा, पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन वह हार्मोन है जो कि गॉल ब्लैडर से बाइल का सिक्रीशन करवाता है, जो कि ड्यूडेनम में पहुंचकर फूड के साथ मिलता है और फूड में मौजूद फैट पार्टिकल्स को इमल्सिफाई करवाकर उसका डाइजेशन करवाता है।
एक बार फिर से समझते हैं पूरे प्रोसेस को। हमारा जो बाइल है उसका निर्माण लीवर के अंदर होता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे। बाइल का जो निर्माण है वो लीवर के अंदर होता है और हर दिन 800 ml बाइल का निर्माण होता है। और ये जो बाइल है ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। और जब भी हम खाने में कोई फैटी सब्सटेंस खाते हैं तो इसके डाइजेशन के लिए बाइल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाइल जब तक फैटी फूड को इमल्सिफाई नहीं करेगा आकर, तब तक हम इसे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, गॉल ब्लैडर को ड्यूडेनम तक पहुंचाने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। This first assessment performed by the nurse while initiating a nurse-patient relationship. जब आप अपने पेशेंट के साथ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला कौन सा असेसमेंट आपके द्वारा चेक किया जाता है, कौन सा असेसमेंट किया जाता है? वाइटल साइंस का, अपीयरेंस एंड बिहेवियर का, ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम्स, कलेक्शन ऑफ अ डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आप सही आंसर देंगे इसका। यस, आप बिल्कुल सही हैं अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो। जब भी आपके सामने पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप उसकी अपीयरेंस देखते हैं कि हमारा पेशेंट कैसा दिख रहा है। क्या वो ठीक है, क्या वो बीमार है, या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ये अपीयरेंस ही सबसे पहला असेसमेंट मानी जाती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया था। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की शुरुआत के समय, यानी पेशेंट से फर्स्ट मीटिंग के समय, आप सबसे पहले उसकी अपीयरेंस और बिहेवियर का असेसमेंट करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dehydration can be assessed through। अगर किसी क्लाइंट में पानी की कमी है यानी डिहाइड्रेशन है तो इसका असेसमेंट किस फाइंडिंग द्वारा किया जा सकता है? स्किन इलास्टिसिटी, शनकन आइज, थर्स्ट, ऑल द अबव। अगर किसी पर्सन के अंदर स्किन इलास्टिसिटी हो, सनकन आइज हो, थर्स्ट हो, या ये सभी हो, तो क्या हम डिहाइड्रेशन का असेसमेंट कर सकते हैं? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। इन तीनों ही फाइंडिंग्स के बिहाफ पर हम पर्सन में डिहाइड्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिन लोगों में डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन होती है उनकी स्किन इलास्टिसिटी बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि पर्सन की बॉडी पार्ट पर आप स्किन को पिंच करके खींचेंगे और उसके बाद जब इसे रिलीज करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पहले वाली पोजीशन में आने में अगर समय लगाती है तो इसका मतलब है कि पर्सन की बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। और अगर स्किन खींच कर रखा आपने और फिर छोड़ते ही अचानक वो 1 से 2 सेकंड के अंदर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, तो इसका मतलब है स्किन इलास्टिसिटी अच्छी है, पर्सन की बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है। पर्सन को यदि डिहाइड्रेशन होता है तो उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धसी-धसी लगती हैं। यानी कि आंखों में गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर अगर बन जाती है तो इसे आप सनकन आइज कहते हैं। अगर ऐसी फेशियल अपीयरेंस है तो इसका मतलब पर्सन को डिहाइड्रेशन है। और अगर पर्सन को प्यास कम लग रही है तो भी उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इन सभी फाइंडिंग्स के बिहाफ पर हम डिहाइड्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स हैज जस्ट रिसीव्ड अ शिफ्ट रिपोर्ट and is preparing to make rounds
Which client should be seen first? आप एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं और अभी अभी आपने हॉस्पिटल आकर ड्यूटी ज्वाइन की है, प्रीवियस शिफ्ट से रिपोर्ट्स ली हैं, आपके पास मौजूद सभी पेशेंट्स में से शिफ्ट रिपोर्ट देखकर आप किस पेशेंट के पास सबसे पहले विजिट के लिए जाएंगे, सबसे पहले किसे चेक करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं a client who has a history of cerebral aneurysm with an oxygen saturation rate of 99%, ऐसा पेशेंट जिसे सेरिब्रल एन्यूरिज्म है यानी ब्रेन की किसी आर्टरी की बैलूनिंग हो चुकी है, आर्टरी फूल गई है और इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 99% है। ऑप्शन बी के अंदर क्लाइंट में द क्लाइंट हु इज 3 days post coronary artery bypass graft with temperature of 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक ऐसा पेशेंट जिसमें 3 दिन पहले कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट यानी CABG प्रोसेस किया गया है और अभी इसका बॉडी टेम्परेचर 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन सी द क्लाइंट हु वाज एडमिटेड 1 hour अगो विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऐसा पेशेंट जिसे 1 घंटे पहले ही हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है और उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन है यानी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऑप्शन डी a client who is being prepared for discharge following a femoral popliteal bypass graft, एक ऐसा पेशेंट जिसे आज डिस्चार्ज किया जाना है और उसमें femoral popliteal bypass graft प्रोसीजर हुआ था। शिफ्ट रिपोर्ट रिसीव करने के बाद आप सबसे पहले अपने किस पेशेंट को संभालने जाएंगे, विजिट करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऐसा पेशेंट जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसे हम सबसे पहले असेस करेंगे। हो सकता है इस पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो और अगर हमने इसे समय रहते नहीं देखा, नहीं संभाला तो इस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वाला। अगर पेशेंट की सांसें चलती रहेंगी तो हम उसे बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, अदर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 99 है तो इसका मतलब है इसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, इसे पहले देखने की जरूरत नहीं है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को यदि 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो हो सकता है इसे किसी प्रकार का पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन इसे तुरंत देखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा पेशेंट फिमोरल पॉप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट करवाकर छुट्टी ले रहा है, डिस्चार्ज ले रहा है, तो हम इसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वाले पेशेंट के बाद असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, psychosexual disorder in which sexual behavior is directed to animals, आपको उस साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में बताना है जिसमें एनिमल्स के साथ पर्सन द्वारा सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल बिहेवियर किया जाता है। फेटिचिज्म, बेस्टियलिटी, फ्रोट्रिज्म, ट्रांसवेस्टिज्म। प्लेजर के लिए एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्ट करना कौन सी टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Bestiality means sexual act between person and a animal. Next question, which is the largest cranial nerve? इनमें से लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑप्टिक, फेशियल, ट्राइजेमिनल, वेगस। वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Yes, option 3 is correct here.
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, गौर कीजिएगा, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो आप बताएंगे ट्राइजेमिनल नर्व। अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप? यस, वेगस नर्व। यहां पर नोट कर लीजिएगा, वेगस नर्व इज अ लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व कौन सी है, तो क्या बताएंगे? जैसे कि सिंपली लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व आपसे पूछा तो आपने बताया वेगस नर्व, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व। लेकिन अगर पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व, longest intracranial nerve, यहां पर गौर करिएगा, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा गया था, यहां पर इंट्राक्रेनियल नर्व है, लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व। तो आंसर होगा यस, गैस, एब्ड्यूसेंट नर्व। एक्सीलेंट, एब्ड्यूसेंट नर्व। कैसे है ये आंसर में वेरिएशन, इस पर गौर कीजिएगा। यहां पर आपसे पूछा जाता है क्रेनियम के अंदर, यानी आपका जो स्कल है, क्रेनियम पार्ट है, इसके अंदर अंदर सबसे लंबी कौन सी नर्व है, तो बताएंगे एब्ड्यूसेंस। और अगर पूछ लिया जाए कि पूरे शरीर में सबसे लंबी नर्व कौन सी है, तो आप बताएंगे वेगस नर्व। इसको आवारा नर्व भी कहते हैं, और ये लगभग शरीर के सभी वाइटल एरिया से होकर गुजरती है। तीन चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, एक बार फिर से समझिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व का नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो आप बताएंगे वेगस नर्व। और अगर पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल नर्व, यानी क्रेनियम के अंदर सबसे लंबी नर्व कौन सी है, तो आप बताएंगे एब्ड्यूसेंट नर्व। इन तीनों में फर्क है, और अगर आप इस फर्क को नहीं जानते हैं तो ये आपका एक नंबर कम करवा सकता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the common cause of neonatal death in India is due to। भारत में नियोनेटल एज के बच्चों में डेथ का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, आरडीएस, एचआईई। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नियोनेट का मतलब क्या होता है। किसी भी बच्चे को आप नियोनेट कब तक की एज पर कहेंगे? बर्थ से लेकर पहले 28 दिन की जो एज होती है उसे हम नियोनेटल एज वाला बच्चा कहते हैं। अब आप बताएं इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नियोनेटल एज में प्री मैच्योरिटी का होना सबसे बड़ा डेथ का कारण बनता है। बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाए, यानी बच्चा प्री मैच्योर है, इसके बॉडी ऑर्गन्स अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर डेथ ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं प्री मैच्योरिटी इज अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। और अगर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं डायरिया। फर्स्ट में आप प्री मैच्योरिटी कहेंगे और सेकंड में डायरिया। नेक्स्ट आपको बताना है चिकन पॉक्स डिजीज का
सेकेंड अटैक रेट कितना होता है और सेकेंडरी अटैक रेट कितना होता है? इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स डिजीज की सेकेंड अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट कितना कितना होता है? यस, द राइट आंसर इज 0%। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेकेंड अटैक रेट का मतलब क्या होता है। सेकेंड अटैक रेट का मतलब होता है कोई डिजीज अगर किसी पर्सन को एक बार हो जाए तो उसका दोबारा उस पर्सन को होने की जो संभावना होती है उसे हम सेकेंड अटैक रेट कहते हैं। चिकन पॉक्स अगर बचपन में एक बार आपको हो चुका है तो इसके दोबारा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में इसके लिए इम्यूनिटी बन चुकी है। तो चिकन पॉक्स डिजीज की सेकेंड अटैक रेट यानी दोबारा होने की संभावना 0% होती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकेंडरी अटैक रेट क्या होती है? सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई डिजीज है तो उसके आसपास वाले लोगों में इस डिजीज के फैलने की संभावना कितनी है। तो अगर चिकन पॉक्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो ये 90% सेकेंडरी अटैक रेट वाला डिजीज है। यानी अगर बचपन में किसी एक बच्चे को स्कूल के अंदर चिकन पॉक्स हुआ था तो वो जिन भी लोगों के साथ संपर्क में आया होगा 90% संभावना है कि उन सबको भी चिकन पॉक्स हो गया होगा। ये बहुत रैपिडली फैलता है, इसी वजह से जिन बच्चों को चिकन पॉक्स होता है उन्हें तुरंत ही स्कूल से घर भेज दिया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है। तो याद रखिएगा, किसी भी डिजीज का सेकंड अटैक रेट होता है उस डिजीज की दोबारा उसे होने की संभावना, और चिकन पॉक्स की सेकंड अटैक रेट है 0%। और चिकन पॉक्स डिजीज की सेकेंडरी अटैक रेट होती है 90%। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को ये डिजीज हुआ, उससे ये डिजीज दूसरे लोगों में जो इसके संपर्क में आए हैं कितने होने की संभावना है, तो आप कहेंगे 90%। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईच पैकेट ऑफ माला एन कंटेन्स हाउ मैनी पिल्स? माला एन के हर पैकेट में कुल कितनी पिल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं? ऑप्शन 1, हर पैकेट में 28 पिल्स होती हैं, जिसमें 21 सफेद गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव्स की और 7 ब्राउन गोलियां आयरन की। ऑप्शन बी, हर पैकेट में 29 टैबलेट्स होती हैं, जिसमें से 22 सफेद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जबकि 7 ब्राउन आयरन टैबलेट्स। ऑप्शन सी, हर पैकेट में 29 गोलियां होती हैं, जिसमें से 21 गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव्स की और 8 गोलियां आयरन की। ऑप्शन डी, ईच पैकेट कंटेन्स 30 pills, 22 white pills of contraceptives and 8 brown pills of iron। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही माना जाएगा, सही आंसर है। माला एन के पैकेट में टोटल 28 पिल्स होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो भी 28 दिन होती है, इस हिसाब से टोटल 28 गोलियां इसके अंदर होती हैं, जिसमें से 21 सफेद कलर की जो टैबलेट्स होती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट क्रिएट करती हैं, यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होती हैं, जबकि 7 ब्राउन कलर की जो टैबलेट्स हैं वो आयरन की कमी ना हो जाए इस चीज के मेंटेनेंस के लिए दी जाती हैं। माला एन और माला डी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसके बारे में लिखेंगे डिटेल से। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा माला एन। माला एन, माला एन टैबलेट। माला एन टैबलेट जो है गवर्नमेंट सप्लाई में अवेलेबल मेडिसिन होती है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई की जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, जो आपको
सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हर लेवल पर इजीली अवेलेबल मिल सकती है। इसके अंदर बात की जाए कि साल्ट कौन कौन सा होता है, तो आप नोट करिएगा। इसके अंदर इथाइल एस्ट्राडियोल, इसके अंदर दो साल्ट होते हैं। पहला साल्ट है इथाइल एस्ट्राडियोल, जो कि 30 माइक्रोग्राम या फिर कहें तो 0.03 mg होता है। और जो दूसरा साल्ट होता है इसके अंदर वो होता है नॉर्जेस्टिरॉल या फिर लेवोनॉर्जेस्ट्रल। नोट कर लीजिएगा, नॉर्जेस्ट्रल, या फिर इसे आप लेवोनॉर्जेस्ट्रल कह सकते हैं। और इसकी जो अमाउंट होता है, इसकी जो डोज होती है वो इसके अंदर 0.03 mg होती है, मिलीग्राम होता है। एक बार फिर से देखते हैं, माला एन और माला डी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। माला एन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है। इसके अंदर दो केमिकल्स होते हैं, दो साल्ट होते हैं। पहला है इथाइल इथाइलिन एस्ट्राडियोल, जिसकी मात्रा 30 माइक्रोग्राम या 0.03 mg होती है। और सेकंड है नॉर्जेस्ट्रल, इसे आप लेवोनॉर्जेस्ट्रल भी कह सकते हैं, 0.03 mg इसका अमाउंट होता है। आइए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ड्रग की, जो है माला डी। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसके बारे में लिख सकते हैं, हेडिंग लिखिएगा माला डी। इसके बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल शॉप्स हैं वहां पर ये दवा आपको मिल सकती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई नहीं की जाती, ये मेडिकल शॉप पर मिलने वाली टैबलेट है। मेडिकल शॉप पर ये आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर साल्ट की बात की जाए तो इसमें पहला जो साल्ट लिखिएगा वो लिखिएगा लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। सबसे पहला साल्ट लिखिएगा लेवोनॉर्जेस्ट्रिल, लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। और इसका जो अमाउंट होता है वो होता है इसमें 0.15 mg। और सेकंड इसके अंदर इथाइलिन एस्ट्राडियोल, जो कि हमने माला एन के अंदर पढ़ा था, सेम होता है। लिखिएगा इथाइलिन, सॉरी स्पेलिंग एरर है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा इथाइल एस्ट्राडियोल, इसकी क्वांटिटी लिखिएगा 0.03 mg या फिर इसे 30 माइक्रोग्राम आप कह सकते हैं। तो ये दोनों साल्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्वेश्चन के आंसर में हमने आपको बताया था कि ये दोनों ही ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। इसके पैकेट में टोटल 28 टैबलेट्स होती हैं, जिसमें 21 हार्मोनल व्हाइट कलर की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं और 7 नॉन हार्मोनल आयरन टैबलेट्स होती हैं, जो कि मोस्टली ब्राउन कलर की आती हैं। होपफुली ये चीज अब आप भूलेंगे नहीं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट किसे कहा जाता है? बॉमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, हैनलेज लूप। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। चाहे आपसे किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट पूछे, फंक्शनल यूनिट पूछे या फिर एक्सक्रीटरी यूनिट पूछे, सभी का आंसर एक ही है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिंग वैक्सीनेशन? रिंग वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है?
यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। वैक्सीन गिवन टू ऑल अराउंड 200 यार्ड्स ऑफ केस डिटेक्टेड। जिस जगह पर किसी डिजीज का केस पाया गया हो, उसके आसपास के 200 यार्ड के एरिया में सभी लोगों को वैक्सीनेटेड करना रिंग वैक्सीन कहलाता है। इसे और समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, इसे कोई पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन हो गई, तो इसके आसपास में 200 यार्ड के अंदर रहने वाले सभी लोगों को आप वैक्सीन लगा दें, यानी कि रिंग बनाकर 200 यार्ड का एरिया पूरा वैक्सीनेटेड कर दें, तो ये रिंग वैक्सीनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the leading cause of death among adolescents? इनमें से एडोलेसेंट एज ग्रुप में डेथ का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, सुसाइड, कम्युनिकेबल डिजीज या फिर एक्सीडेंट्स? एडोलेसेंट एज ग्रुप यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे, और इनके अंदर डेथ का सबसे बड़ा कारण होता है एक्सीडेंट्स। इस उम्र के बच्चों में इम्पल्सिविटी पाई जाती है, ये बिना सोचे समझे मन में जो भी विचार आता है उस काम को करने की कोशिश करते हैं। वो आगे अच्छा होगा या बुरा होगा इस चीज को सोच नहीं पाते, और इन सभी चीजों के कारण, इम्पल्सिविटी के कारण उनमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और यही डेथ का कारण भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most important information the nurse and the rapid response team must keep in mind when caring for a client who had a cardiac arrest? अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो इस पेशेंट को केयर देते समय, ट्रीटमेंट देते समय रैपिड रेस्पॉन्स टीम के दिमाग में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी बात होनी चाहिए जो कि सबसे जरूरी है? ऑप्शन वन, एज ऑफ द क्लाइंट। ऑप्शन टू, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वॉज एनॉक्सिक। Option 3, heart rate of the client before the arrest. Option 4, emergency medications available for the client. कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक होने के बाद जो सबसे पहले पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है रैपिड रिस्पांस टीम, उसके दिमाग में किस बात को रखते हुए रेस्पॉन्स देना होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन की, एज ऑफ द क्लाइंट। याद रखिएगा, क्लाइंट की एज रैपिड रिस्पांस टीम के एक्शन को अफेक्ट नहीं करती, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, इमरजेंसी मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर द क्लाइंट। इस पेशेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, इस बात का ख्याल रखना। देखिएगा, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को कौन सी मेडिसिन कितने अमाउंट में देनी है, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, डॉक्टर द्वारा बताया जाता है। और इमरजेंसी रिस्पांस टीम में जरूरी नहीं कि डॉक्टर मौजूद हो, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन 3 के अंदर हार्ट रेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर द अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट होने से पहले कितनी हार्ट रेट थी, ये कम इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसी चीज पर डिस्कस करना चाहते हैं तो इस जगह पर हम कहेंगे कि हार्ट की जो रिदम क्या थी वो इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पर हार्ट की रिदम कैसी थी कार्डियक अरेस्ट होने से पहले, ये चीज इंपॉर्टेंस रखती है, ना कि ये कि हार्ट रेट कितनी थी।
तो फाइनली आपके पास ऑप्शन 2 बचता है, जो कि यहाँ पर सही ऑप्शन माना जाएगा। हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज अनॉक्सिक, पेशेंट को कितनी देर पहले हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और कितनी देर से इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इस चीज के लिए रैपिड रिस्पांस टीम सबसे ज्यादा अलर्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 4 से 6 मिनट से ज्यादा अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो ब्रेन में इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज शुरू हो जाता है, और एक बार ब्रेन सेल्स अगर डेड हो गई तो फिर इन्हें वापस से ठीक कर पाना इम्पॉसिबल है और पर्सन की डेथ होना निश्चित है। और ब्रेन का डैमेज शुरू हो गया तो जिस हिस्से में डैमेज होगा बॉडी का, वो ऑर्गन या वो प्रोसेस कभी भी पर्सन दोबारा नहीं कर पाएगा। तो जब भी जो रैपिड रिस्पांस टीम सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट तक पहुंचती है, तो वो वहां पहुंचते ही सबसे पहले कंप्रेशन स्टार्ट करती है, असेसमेंट के बाद कंप्रेशन स्टार्ट करती है, फिर एयरवे को क्लियर करती है और ब्रीथिंग करती है। इस सीक्वेंस का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। लगातार कंप्रेशंस देने से, वेंटिलेशन देने से पेशेंट के ब्रेन में ब्लड सप्लाई कुछ हद तक पहुंचती रहती है, और मिनिमम ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई के कारण ब्रेन के टिश्यूज सरवाइव कर जाते हैं। तो जब भी आप कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को टेकल करें तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि कितनी देर से इसे अरेस्ट आया है, कहीं इसमें ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही। आपको ये चीज ध्यान में रखते हुए रिस्पॉन्स देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during the orientation phase of the relationship, what would the nurse talk to the patient who is awaiting for amputation of foot? किसी पेशेंट में एम्प्यूटेशन ऑफ फुट होने वाला है, यानी पेशेंट का डिजीज्ड फुट पार्ट काट दिया जाने वाला है। इस पेशेंट में ओरिएंटेशन फेज के दौरान रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए नर्स द्वारा इनमें से किस ऑप्शन की बात को पेशेंट से किया जा सकता है? ऑप्शन ए, समराइज प्रीवियस सेशन, आप पहले के सेशंस को समराइज करके पेशेंट से बता सकते हैं। ऑप्शन बी, टॉक विद हिम अबाउट हिज फेवरेट हॉबीज, आप पेशेंट से इसके हॉबीज के बारे में जान सकते हैं। ऑप्शन सी, अलाउ हिम टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, आप इसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कह सकते हैं। रिव्यू हिज मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ओरिएंटल ओरिएंटेशन फेज में क्या किया जा सकता है? देखिएगा, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में जो ओरिएंटेशन फेज होता है वो काफी बिगनिंग का फेज होता है, और यहाँ पर आप इस स्टेज के अंदर पेशेंट के बारे में जनरल बातों को पता करते हैं। पेशेंट को कंफर्ट दिलाने हेतु आप उससे फेवरेट हॉबीज के बारे में जान सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के अंदर कुल कितनी फेजेस होती हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी भी गई हैं, तो आप बताएंगे 4 फेजेस। सबसे पहले प्री इंट्रैक्शन फेज, जहां पर इंट्रैक्शन यानी बातचीत शुरू होने से पहले की ये फेज होती है। सेकंड आता है इंट्रोडक्टिव फेज, इसे आप ओरिएंटेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक दूसरे द्वारा अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है। थर्ड, जो मेन हमारा जो गोल है उसके ऊपर काम जिस फेज में किया जाता है उसे हम वर्किंग फेज कहते हैं। और फाइनली टर्मिनेशन फेज आती है। तो याद रखिएगा, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के अंदर 4 फेजेस होती हैं: प्री इंट्रैक्शन फेज, इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज, वर्किंग फेज, एंड फाइनली टर्मिनेशन फेज। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question. Urinary bag of a Foley's catheterized patient need to be kept. अगर किसी क्लाइंट में फॉलिस कैथेटर लगा है तो इस फॉलिस कैथेटर से अटैच्ड यूरो बैग या यूरिनरी बैग किस जगह पर रखना सबसे सही माना जाएगा?
एट द लेवल ऑफ पेशेंट, पेशेंट के लेवल पर। ऑप्शन बी, बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट, पेशेंट के लेवल से नीचे। ऑप्शन सी, ऑन द लैप ऑफ पेशेंट, पेशेंट की लैप में यानी गोद में। ऑप्शन डी, अबव द लेवल ऑफ पेशेंट, पेशेंट के लेवल से ऊपर। The right answer is option B, below the level of patient. अगर किसी पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन पाया जाता है, यानी यूरिन के रास्ते में रुकावट है, यूरिन पर्सन पास नहीं कर पा रहा है, तो एक ट्यूब यूरेथ्रा से इंसर्ट करके डायरेक्टली ब्लैडर में डाल दी जाती है और इससे ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के कारण यूरिन ड्रेन होता रहता है। और ये ड्रेन होने वाला जो यूरिन है, इसे फिर एक प्लास्टिक बैग में, जिसे यूरिनरी बैग या यूरो बैग के नाम से जानते हैं, उसमें कलेक्ट करके समय समय पर खाली किया जाता है। अगर आप इस यूरो बैग को पेशेंट के लेवल पर रखेंगे तो इसमें यूरिन नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बैग जो है ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो पेशेंट के लेवल या इसकी गोद में रखने पर इसमें यूरिन नहीं पहुंचेगा, तो ये फंक्शन काम नहीं कर पाएगा। अगर आपने यूरो बैग को पेशेंट के लेवल से ऊपर रख दिया, तो यूरो बैग में मौजूद यूरिन ट्यूबिंग के सहारे वापस यूरेथ्रा तक जा सकता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। और दूसरी बात, कभी भी ऐसी सिचुएशन में ड्रेन हुआ यूरिन यूरो बैग तक नहीं पहुंच पाएगा, कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखें, यूरो बैग को हम, पेशेंट अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है यानी बेड पर लेटा हुआ है, तो उसे हमेशा पेशेंट के बेड के लेवल से नीचे रखेंगे, यानी पेशेंट के लेवल से नीचे रखेंगे। और यदि पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हम हमेशा उसके कमर के नीचे थाइज एरिया में इस यूरिनरी बैग को क्लैंप करते हैं, फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरिनरी ब्लैडर इज अ pear shaped organ, oval shaped organ, spherical organ, bean shaped organ। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, वो किस शेप का है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, पियर शेप्ड ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर नाशपाती के आकार की संरचना होती है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ये एक पियर शेप मस्कुलर डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, जिसे आप रिजर्वेयर ऑफ यूरिन के नाम से भी जानते हैं, और ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the best site for DPT immunization? अगर किसी बच्चे में आपको डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस से प्रिवेंशन हेतु डीपीटी वैक्सीन लगाना हो, तो इसकी कौन सी साइट सबसे सही होगी? वेस्टिस लैटरलिस, डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल एरिया। डीपीटी वैक्सीन किस जगह पर आप लगाएंगे? यस, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन वन इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, 3 साल से कम उम्र के बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे बेस्ट साइट उनकी थाइज में मौजूद वेस्टस लैटरलिस मसल्स को माना जाता है, यानी बच्चे की जांघों में मौजूद बाहर की तरफ जो मसल्स होते हैं, उन्हें वेस्टस लैटरलिस बोलते हैं, और यही बेस्ट साइट भी मानी जाएगी। Next question is, non-steroidal or non-hormonal oral contraceptives available under RMNCH plus A program are?
आपको बताना है कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड प्लस एडोलेसेंट एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम में नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन सा सम्मिलित किया गया है? सेंटोक्रोमेन, जिसे आप छाया कहते हैं, एंड सहेली। ऑप्शन 2 DMPA एंड NAT-N। ऑप्शन 3 छाया एंड DMPA। ऑप्शन 4 सहेली एंड NETEN। The right answer is option A, सेंट्रोकोमेन, छाया एंड सहेली। ये दोनों ही नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो कि RMN-CH+ से प्रोग्राम में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को मलेरिया डिजीज हो जाए तो इसके ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं क्विनिन, आर्टिमिथर, क्लोरोक्विन या फिर प्राइमाक्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग ऑल नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम। Yes, exactly. The right answer is option C, क्लोरोक्विन। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विन मेडिसिन। इसके अलावा अगर वुमेन क्लोरोक्विन रेसिस्टेंस है तो वहां पर हम क्विनिन मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रीमा क्विनिन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा।